Good evening, everybody. Welcome to Sleepy Classes. I think आप सब अभी join कर रहे हैं. Let's give it couple of minutes. Rather, sorry, couple of seconds. Meanwhile, कुछ भी questions हो, कुछ भी doubts हो, आप बिल्कुल हमसे share कर सकते हैं और सभी doubts जो है हम session में आपके answer करेंगे. I think a lot of you are still joining. बहुत बार आप ऐसे सेशंस देखते हैं, बहुत बार हम टीचर से पूछते हैं बिकॉज एक बेसिक स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है कि अब कैसे पढ़ाई करें. एंड अभी का जो कैटेगोरिकली टाइम है ना, हमें लगता है कि प्री के बारे में प्रिपरेशन करें, नहीं दिसंबर तक मेंस कर लेते हैं, नहीं ऐसा करते हैं कि जैन तक मेंस के लिए पढ़ लेते हैं, फेब से प्री के लिए पढ़ेंगे. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक्चुअली हम सोचते हैं. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक शब्द में बिलीव करती हूँ, कर्म प्रधान होना बहुत ज़रूरी है. राइट, कि हमें जो भी करना है, द वे फॉरवर्ड हैज टू बी सेट. बातें करना बहुत आसान है दोस्तों, कर्म करना, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना इज व्हाट मेक्स यू द विनर. और इसी बारे में जो है आज हम बात करें. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी हियर. तो बेसिक सी डिस्कशन शुरू करते हैं. जब भी हम इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरैक्ट करते हैं, हमारे मेंटर्स इंटरैक्ट करते हैं, सेशंस लेते हैं, कॉल्स लेते हैं, तो एक हमने जो पैटर्न देखा है कि 3 तरह के स्टूडेंट्स जो हैं देखे जाते हैं. और कुछ नाम रख लेते हैं उनके काल्पनिक से. फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे. एक जो है दीपिका है, जो कि फुल टाइम जॉब कर रही हैं बट पढ़ाई भी करना चाहती हैं यूपीएससी के लिए. दीपिका के बाद मोहक रख लेते हैं कि ये जो है फुल टाइम प्रिपेयर ही कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, पूरा दिन समय है पढ़ाई करने के लिए. और तीसरी है हमारे पास नेहा, जो कि कॉलेज में पढ़ती हैं पर सपने बड़े हैं, यूपीएससी करना चाहती हैं. तो दोस्तों 3 तरह के हमारे पास प्रोफाइल्स जो आते हैं, जो एक ब्रॉडर कैटेगरीज आती हैं. आइदर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, या फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सपने बड़े हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अफसर लगना चाहते हैं. क्या करें? तो एक बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं. आयुष सर से. आयुष सर, कई बार ऐसा होता है, रादर आप भी जो है ऐसे समय से गुजरे हैं कि जब जॉब भी कर रहे थे लेकिन पढ़ाई भी करना चाहते थे, तो एज एन एस्पिरेंट एक वर्किंग प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सबका स्वागत है आज के सेशन में. और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि क्योंकि उनका जो माइंड है वो हमेशा 2 तरफ रहता है. चाहे हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर वी हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स दैट वर्क एज वेल, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रिपरेशन की भी कमिटमेंट रखनी पड़ती है. और मुझे ऐसा लगता है कि जहां उनके पास ये डिसएडवांटेज है, वहां साथ ही साथ उनके पास एडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या? कि कोई और ऑप्शन नहीं है. जितने टाइम आपके पास है उतने टाइम में आप उस टाइम को वेस्ट कर ही नहीं सकते. सो आई थिंक दे हैव अ हिडन एडवांटेज. हिडन एडवांटेज मतलब दिन में आपके पास 4 घंटे होते हैं मैक्सिमम. अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो 5 घंटे आप निकाल सकते हैं. एंड उसी 4-5 घंटे में आपने अपनी तैयारी को इस लेवल पे लेके आना है सो दैट यू कैन कम्पीट. तो 2-3 चीजें आपने याद रखनी है मेरे हिसाब से. नंबर 1, अपने सोर्सेज को लिमिट रखना है. हम कभी भी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजों में खुद नहीं जा सकते. जैसे कई बार होता है ना कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें और आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ें. इट इज नॉट पॉसिबल एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. तो जहां तक मुझे लगता है कि कुछ जैसे 5 सोर्सेज हैं जो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं, जो बेसिक सोर्सेज हैं, और उन्हीं को रिवाइज करना है. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एनसीईआरटीज हैं, ज्योग्राफीज के अंदर एनसीईआरटीज हैं, एंड जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है या एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर आपकी शंकर आईएएस है. सो जो आपके बेसिक सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से आप नहीं हट सकते इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. और ये मुझे लगता है एक अच्छी बात है. व्हाई इज इट अ गुड थिंग? बिकॉज आपके पास टाइम कम है, आपको पता है कि इतना ही टाइम मैं डेडिकेट कर सकता हूं. और जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो. एंड सेकेंडली, इफ यू हैव वीकेंड्स ऑफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खासतौर पे कि बहुत ज्यादा वीकेंड्स ऑफ है, अभी
70 आवर वर्क वीक की अभी तक नहीं आया है इंडिया में, बात हो रही है लेकिन आया नहीं है। तो वीकेंड्स ऑफ होते हैं मैक्सिमम लोगों के, तो वो वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड उसमें आपको जो प्लान बनाना है 10 घंटे, 8 से 10 घंटे का प्लान बनाना ही होगा। टेस्टिंग जो आपने करनी है उस दिन के लिए रखनी है, चाहे आप मेंस का मॉक लिख रहे हो या प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लिख रहे हो। एंड ऑल्सो बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल, एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ध्यान होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली टेस्ट लिख रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली यू डोंट हैव टाइम फॉर अ फुल लेंथ टेस्ट। आपके पास फुल लेंथ टेस्ट लिखने का टाइम ही नहीं है। प्रीलिम्स का मॉक लिखें, मेंस का मॉक लिखें, आपको वीकेंड वाले दिन पे ही ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप सैटरडे को अपने टेस्ट लिख लें, संडे को उसे रिवाइज कर लें। तो ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वर्क कर सकता है। सर आई थिंक यहाँ से जो एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है, जो मुझे लगता है, मुझे एक पर्सनली एक अच्छा पर्सपेक्टिव लगता है कि आपके पास समय ही इतना है, आपके पास वेस्ट करने के लिए समय ही नहीं है। तो बेसिकली जब आपको पता है मेरे पास 4 ही घंटे हैं, तो आपको उसी में प्रिपेयर करना है। विच मीन्स यहाँ पे हम एक जो हमारी सेकंड जो एक भागीदार रहती है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सर सबसे बड़ा सवाल ही है, कुबैर सर हम आपसे पूछना चाहते हैं ये, कि हमारे पास दिन में तो 24 घंटे, तो प्रॉब्लम इज कि इतने समय को कैसे डिवाइड करें, हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली व्हेन आई हैव 24 आवर्स बट आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर एफिशिएंटली। तो ये मुझे लगता है एक अलग तरह का इशू है। अब सर इसको कैसे एड्रेस करें हम? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आप सब ना इसी सोच में रह जाते हैं कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं तो क्या करें क्या करें। हमारे साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता है। तो अगर मैंने कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है, साथ के साथ द बैक ऑफ माई माइंड कोई सोशल कमिटमेंट है, या साथ के साथ बैक ऑफ द माइंड कुछ मैंने वेब सीरीज देखना है, तो मेरे को भी होता है कि यार 24 घंटे में इतना कुछ कहाँ कर पाऊंगा। और इसी को सोचते सोचते आपके ना 4-5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि मैं कैसे 24 आवर्स को यूटिलाइज करूंगा। इट हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस, इट्स वेरी नॉर्मल। अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप वर्किंग हैं या डिपेंडिंग अपॉन आप नॉन वर्किंग है, प्रायोरिटी 24 घंटों में से मैक्सिमम आपकी किस चीज को रहेगी? भाई मैंने अपना गोल अचीव करना है। तो अगर आप अकॉर्डिंगली उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ये तो नहीं मैं कहूंगा कि 24 घंटे में से 20 घंटे आप पढ़ाई करें। नोबडी सेज दैट कि आपको 20 आवर्स पढ़ना होता है। इनफैक्ट विद मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जिनके साथ मैंने बात करी है, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है, दे डोंट स्टडी मोर देन 6 आवर्स। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप 6 घंटे ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, नॉट कंटिन्यूसली बट लेट्स से 2-2 घंटे का आपने टारगेट बनाया है, फोन को ना अपने साइड पे रख के, फोन को, सोशल मीडिया को, गर्लफ्रेंड्स को, सब कुछ आपको साइड पे रख के आपको 2 आवर्स का ना इंटेंस वर्कआउट, मेंटल वर्कआउट करना है। और 2-2 घंटे के अगर आप ऐसे 3 मेंटल वर्कआउट्स करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे मेंटल वर्कआउट्स प्रीलिम से पहले बहुत असरदार रहते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आप कहो कि मैंने एक ही दिन में पॉलिटी के 5 चैप्टर पढ़ने हैं या एक ही दिन में हिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज नॉट अ नाइस स्ट्रैटेजी। इफ यू टेल मी कि सर आज मैंने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 100 के 100 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे, साथ में मैंने 3 चैप्टर्स पॉलिटी के पढ़े और 2 चैप्टर्स एनवायरमेंट के पढ़े, आई विल से यू वेल डन। बिकॉज टाइम बदल रहा है अभी, आज का टाइम पे 2023 पे यू कांट क्रैक यूपीएससी विद द स्ट्रैटेजीज जो कि आज से 20-25 साल पहले एस्पिरेंट्स यूज करते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा। सर आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि जितना पढ़ें एफिशिएंटली पढ़ें, राइट? सर यहाँ पे अगर आपको एक क्विक सोर्सेज बता दें, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जिनके पास लिमिटेड टाइम है उनके पास सोर्सेज भी लिमिटेड है, लेकिन somebody who has let's say x number of hours extra every day, should they include more number of sources या उनको भी sources limit करना चाहिए? And also if you could suggest some sources that would be really nice. I personally think कि जिनके पास टाइम कम होता है ना, उनके चांसेस क्रैक करने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी ना प्रोडक्टिविटी लिमिटेड टाइम में बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं ऑफिस आया हूँ और मान लो कि मैं फर्स्ट हाफ में कहीं बिजी था फैमिली अफेयर में, अगर मैं 4 घंटे आज ऑफिस आया हूँ तो मैं 4 घंटे में कोशिश करूंगा कि आज के अपने डिलीवरेबल्स खत्म कर लूँ। मे बी कोई हो सकता है ऑफिस सुबह 9 बजे का आया हो लेकिन उसका दिन में कुछ काम खत्म नहीं हो रहा। मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ कि कम समय ना इज अ वरदान, इज नॉट अ श्राप बट इट्स अ वरदान एट टाइम्स ना। 10 में से 9 बारी वो वरदान होगा। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, इनरिस्पेक्टिव जिनके पास दिन में 4 घंटे बचते हैं, जिनके पास 24 घंटे हैं, रिसोर्सेज ऐड करने से जिन बच्चों के पास टाइम ज्यादा है उनको एज नहीं मिलता, वो बेवकूफ़ी है। रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में जैसे आयुष सर ने बताया स्पेक्ट्रम है ना, एंशियंट हिस्ट्री में आपकी आर एस शर्मा आ जाती है,
मिडिवल हिस्ट्री में एनसीईआरटीज को मैं ज्यादा रेलेवेंस दूंगा, जो लेटेस्ट एनसीईआरटीज हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको समरी मिल जाती है सतीश चंद्र की। ज्योग्राफी में नाउ बेसिक तौर पे 6 से 10th की एनसीईआरटी तो पढ़नी है। नाउ अब अगर आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास इतना टाइम तो होता ही है कि आपने एक विंडो खोली है अपने लाइक ब्राउजर में, और आप क्विकली एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं लेजर रीडिंग के तौर पे। तो 6 to 10th की बेसिक एनसीईआरटी होगी, 11 12th हमारी मेजर एनसीईआरटी है। डोंट गो फॉर जीसी लियोंग। पीपल विल से कि जीसी लियोंग पढ़ लेते हैं, वो एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा। डोंट गो फॉर दैट। बेटर है कि आप समरीज ढूंढ लो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाते हैं समरीज के, एनसीईआरटी समरीज के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स करते हैं। और ज्योग्राफी के, चलो ज्योग्राफी के मास्टर मेंटर ही मेरे साथ बैठे, तो मैं तो कहता ज्योग्राफी के बारे बड़ा ऐसे प्लूटो की तरह साउंड करता हूँ अर्थ के सामने। सो जैसे अब साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक में कोई बुक नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। साइंस एंड टेक बहुत डायनामिक है। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ या लॉस ऑफ मोशन क्या है, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। बहुत डायनामिक है। और साइंस में करंट अफेयर्स बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। हमारे यहाँ पे भी धर्मेंद्र सर है, उनका हिट रेट अच्छा रहा है प्रीलिम्स में। और साइंस के अदरवाइज भी विजन है, इनसाइट्स है, उनके करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज हैं। तो साइंस, आईआर, इन्वायरमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको ना हेवी करंट अफेयर्स मिलेंगे। स्टैटिक के तौर पे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, मिडिवल के लिए समरी ऑफ सतीश चंद्र, नॉट सतीश चंद्र फुल। एंड अगेन एनवायरमेंट में शंकर आइस जैसे हमने बात करी थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैं बता चुका हूं। बट इन्वायरमेंट में अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी करंट अफेयर्स की। तो इन्वायरमेंट, आईआर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट सब्सटैंशियल सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स में आता है। 20 सवाल तो आते ही आते हैं प्रीलिम्स में। मैं क्या करता था, आज भी वो बुक रेलेवेंट है, संजीव वर्मा, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। उसमें ना कंसेप्ट्स आप पढ़ सकते हो, जो आपके कंसेप्ट्स, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आईएमएफ में, ये सब चीजें हमने बेसिक पढ़ ली। प्लस अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमिक्स विल आल्सो इन्वॉल्व हेवी अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स के लिए अब देखो, मैगजीन्स तो हर कोई फॉलो करता है, विजन 365, पीटी 365, लेकिन ऑलवेज इकोनॉमिक्स में द डेविल लाइज इन द डिटेल। न्यूज़पेपर रीडिंग जो आप करते हो, अगर आप करते हो, तो आपको ज्यादा एज मिलता है। That's a brilliant insight, sir. Thank you so much. यहाँ पे सर मतलब एक जो मुझे इशू लगा कि आयुष ने एड्रेस किया कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं क्या करें, आपने एड्रेस किया फुल टाइम प्रिपरेशन कर ले तो क्या करें। अब यहाँ पे सर एक थर्ड टाइप का स्टूडेंट है जो कि कॉलेज जा रहा है। अब टेक्निकली कॉलेज गए तो समय तो जा रहा है, बट देन देयर बी डेज व्हेन छुट्टियां होंगी, कभी कॉलेज नहीं गए। तो ये वाला स्टूडेंट से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि टाइम है भी, टाइम नहीं भी है, राइट। तो ये कहीं बीच में आता है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पीपल। तो यहाँ पे सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर कैटेगोरिकली दोज पीपल, जैसे हमने नेहा की बात की कि वो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो नेचुरली अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड है, थर्ड है, 3 साल है उनके पास इफेक्टिवली। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो मैंने बहुत से स्टूडेंट हैं जो ऐसे कोर्स ज्वाइन करते थे, चंडीगढ़ पैक में पढ़ते थे, तो उनका 4 साल का वो पूरा रहता था। तो उसके अंदर हम क्या सजेशन देते थे, जैसे फर्स्ट ईयर जो था उसके अंदर मेनली आप एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करते हैं। देन एक आपका जो बेस है वो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप जो है जीएस के ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड ईयर के अंदर वो हमारा पूरा जीएस का कोर्स हम करवाते थे। उसके बाद जो है वो ऑप्शनल की तरफ पढ़ते हैं। तो देन उसके जो थर्ड ईयर है वहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है। देन जीएस का आपने जो सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया, वहाँ पे हम उनको जो टेस्ट है वो बार बार करवाते थे ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, और उसके बाद वो एग्ज़ाम देते थे। अब ये इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप जो एनसीईआरटी है वो बेसिक जब पढ़ रहे हो, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर जो है तभी से नोट्स बनाने लगते हैं। 3 साल बाद आपने एग्ज़ाम देना है, तो आप एनसीईआरटी, आप न्यूज़पेपर की आदत डालो कि आप ठीक है आपने चाय पी रहे हो सुबह तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें से नोट कुछ नहीं करना। आपने एनसीईआरटी का कोर्स है वो उसके ऊपर आपने फोकस करना है, उसको पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने जीएस पढ़ा है, देन उसके बाद जो है आप ऑप्शनल करते हो। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक साथ ही आपने तीनों चीज़ों को कभी नहीं छेड़ना। और जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस स्टेप के अंदर। यहाँ पे बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद आता है उसके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होता है कि 1 साल में सारा करना है। तो पहले साल हम करते हैं,
आधा होता है, पूरा नहीं होता, तो हम फेल हो जाते हैं। सेकंड ईयर में फिर क्योंकि हर बार जो है करंट आ गया, सब कुछ हम दोबारा करने लगते हैं, तो उसी साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बच्चा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। और यहाँ पे 2-3 घंटे आप रोज के दे दो अपनी ग्रेजुएशन के साथ, तो बहुत मजा आ जाता है उसके अंदर प्रिपरेशन में। और तो जो ये- सर कहते हैं ना हम कि जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया होता है कि हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ हो गया, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में टाइम दिया होता है ग्रेजुअली टू द सिविल सर्विसेज अभी रिसेंटली आईपीएस बना है एक स्टूडेंट, तो वो पैक से पढ़ा था, फर्स्ट ईयर से हमारे साथ था वो। तो वो 4 साल उसने वो किया, उसके बाद एक अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ, देन 1 साल और उसने लगाया, देन वो सीधा आईपीएस बन गया। तो वो 5 साल मतलब हो गए, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ही उसने लगाया। तो वो एक बहुत ही अच्छा है अगर कोई वहां से स्टार्ट हो जाता है। हमारे तो मतलब जब हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद क्या करें, अच्छा चलो ये आईएएस का एग्जाम आता है, यही दे देते है ना। तो मतलब वो ऐसा था कि सही थी। आजकल क्लैरिटी बहुत है, बहुत शुरुआत से ही कि स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं। आजकल तो 5वीं क्लास के बच्चे मोबाइल पे वॉलपेपर लगाते हैं टॉपर का। आईसीएस का एग्जाम नहीं सर कभी? आईसीएस का एग्जाम, आईएएस और आईसीएस। So I think that was a brilliant insight. यहाँ पे ना सर एक्चुअली मतलब आप सभी ने ना कुछ सोर्सेज की बात करी है, तो यहाँ पे ना मनमीत मैम आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ। आज के एरा में मैम सोर्सेज यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, कोई टॉपिक आप देखना चाहें वहां अवेलेबल है, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैम अब 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका नंबर कम है, एंड देन अ सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली कोचिंग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिलेमा तो यही है, कोचिंग वर्सेस नॉन कोचिंग, है ना, कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि अब कैसे प्रिपेयर करें और क्या वो सोर्सेज अच्छे हैं, दैट्स आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं आपको, तो अगर आप प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर दें तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। हाँ जी मैम, देखिए जैसे हम भी तैयारी करते थे तो कोचिंग एक ना, कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो कोचिंग को लेके हमेशा डिलेमा रहता है, स्पेशली बैक इन द डे व्हेन कोचिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आप कोई भी टॉपर की इंटरव्यू सुने तो आइदर कोचिंग और सम गाइडेंस फ्रॉम अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर, और फ्रॉम अ फ्रेंड, और फ्रॉम सम फैमिली मेम्बर हु हैज़ बीन थ्रू द प्रोसेस। तो गाइडेंस इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। एंड जिसे हम कहते हैं ना कि सही दिशा में अगर आपको गाइडेंस मिल जाए दो नथिंग लाइक इट। तो वो अगर आपके पास वो गाइडेंस है देन यू कैन डू विदाउट कोचिंग ऑल्सो। एंड इफ़ यू थिंक यू आर केपेबल इनफ इन योर हेड टू फॉलो द सोर्सेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल है, उनसे आप सोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाए, उनकी स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रीमलाइन कर पाए, अगर आपको लगता है वो कैपेबिलिटी है, अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन करी है, अगर आप वो करते आए हैं, देन यू वुड डू इट फर्दर ऑल्सो। बट अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आई नीड मोर स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन, आई नीड सोर्सेज एट माई डिस्पोजल, then I think nothing wrong in joining coaching, especially in the era when coaching comes at a very very affordable price, and in the era of EMIs I think coaching shouldn't be a question कि आपके पास पैसे है कि नहीं है, it should be just like कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, because at the end of the day आपके जो प्रोडक्टिव साल है जो for the lack of coaching आप गवा देंगे, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, no amount of money can replace that। तो वो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं दिल्ली से नोट्स वगैरह लेके आया और मैंने जो पहले 7-8 महीने थे उसके अंदर एंशियंट और मिडीवल को पूरा पढ़ दिया। उनके नोट्स भी पता नहीं उन्होंने क्या बना सोच के बनाए थे, वो उधर इतने मोटे जो नोट्स हैं वो एंशियंट मिडीवल। उसके बाद जो मुझे पता चला धीरे धीरे ये इसमें से तो क्वेश्चन ही 4-5 आते हैं, वो भी आपकी किस्मत है अगर आगे और हाँ जी पता नहीं जो सस्ते मिले मिल तो जितने पैसे बचते इनफैक्ट वही सर आजकल ना देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कि बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, सही मटेरियल को ये मैम आजकल के अंदर जो जैसे बच्चों के अंदर कंपटीशन है ना, तो अगर मान लो आप उस लाइन से जो लाइन है डायरेक्टली जा रही है कि आपके जो गोल की तरफ थोड़ा सा भटक है तो फिर आप वहां पे वापसी करना बहुत मुश्किल है। ये T20 की तरह हो गया है, हम तो कहते हैं लंबी रेस है कि भाई 2-3 ओवर खराब हुए तो आप बहुत पीछे चले गए। तो अब बच्चा कोई मान लो हर कोई पढ़ रहा है, आपने 4 महीने या 3 महीने कोई ऐसा कुछ पढ़ लिया जो आपको लगता है गलत था, रेलिवेंट नहीं था, दूसरा बच्चा 4 महीने आगे चला गया तो वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल वही वाली चीज है। तो मेरे को लगता है राधा हम कुबेर सर से डिस्कस भी कर रहे थे कि आजकल मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैंने प्री के लिए प्रेप करना है,
there's a separate current affairs course, there's a separate static course, right? So don't you think so? मतलब मुझे लगता है कि it's very difficult for the student to decide कि मैं कौन सा वाला कोर्स लूँ, right? मतलब मुझे आई पर्सनली, जैसे मुझे लगता है हम स्लीपी पे इस बारे में बात भी करते हैं कि हमेशा एक होलिस्टिक कोर्स शुड बी देयर, बिकॉज मुझे लगता है वो बाउंड्रीज तो आज है ही नहीं कि मुझे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, मुझे सिर्फ स्टैटिक पढ़ना है, बिकॉज सवाल तो बहुत ही ज्यादा क्लबों के आ रहे हैं, रादर एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ रहे हैं. तो कुबैर सर, आपने कल मुझसे एक स्पेसिफिक बात कही थी, इफ यू कुड शेयर दैट विद स्टूडेंट्स. See, before sharing that, I mean, I'm sure आप सबको पता है कि डेटिंग एप्स हैं आज के टाइम पे, बम्बल, टिंडर, हिंज, ऑप्शंस ऑफ प्लेंटी की बात आ रही थी. तो मतलब मेरे घर वाले भी कहते हैं यार कि शायद इसी करके तेरी शादी नहीं हो पाती, कि देखो ना ऑप्शंस बहुत सारे दिख जाते हैं जब आप अपना अकाउंट बनाते हो जीवन साथी पे या डेटिंग एप्स पे. तो होता है क्या ना कि आप किसी को मिलने जा रहे हो, आपको लगता है यार कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप घर वापस आते हो डेट के बाद या किसी को मिलने के लिए, अब क्योंकि अब ऐसा आपको है ना, लगता है अकेला ही ठीक है, आपको लगता है अकेला ही ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं यार जो पुरानी वाली मेरी एक्स थी वो ज्यादा अच्छी थी. सर एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसा है कि पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स थोड़ी साथ में डेट में जा रहे हैं, कॉफी पे जा रहे हो, आप कहीं खाना खाने जा रहे हो, पेरेंट्स तो घर पे बैठे हैं. उसी तरह से अब आज के टाइम पे यूपीएससी के फील्ड में क्या हो गया ना कि ऑप्शंस बहुत हैं. और आप अगेन यहाँ पे पेरेंट्स तो नहीं आपको कह रहे हैं, स्कूल में तो पेरेंट्स का दाखिला, आप स्कूल में तो आपका दाखिला पेरेंट्स ने कराया था, कॉलेज में भी पेरेंट्स ने फीस दी थी, यहाँ पे तो पेरेंट्स को नहीं पता. तो पेरेंट्स कहेंगे बेटा अपने आप देखो, आजकल तो ऑनलाइन है. अब ऑनलाइन देखने के चक्कर में हम बहुत सारे रिसोर्सेज देखते हैं. अब पेरेंट्स का काम स्कूल में था, कॉलेज में था, यहाँ पे आपका काम है एक मेंटर के साथ, एक अच्छे मेंटर के साथ. मैं कहता हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे अच्छे मेंटर्स भी हैं जो कि यूट्यूब पे भी नहीं लेकिन ऑफलाइन बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता चलता अपने घर पे बैठे बैठे. हम अगर हम स्लीपी क्लासेस की बात करें तो हमारी टेस्टिमनी है हमारा यूट्यूब चैनल, और जो हमने टॉपर्स हमारे कंटेंट में से जो टॉपर्स निकाल देते हैं, तो कभी वो भूले भटके हमको मेल या कॉल कर देते हैं कि सर आपका वो हमने कंटेंट देखा था, तो थैंक यू फॉर दैट, और हमको खुशी मिलती है इस बात से. अब क्योंकि ऑप्शंस ऑफ प्लेंटी हैं, अब इस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए हम भी कोर्सेज निकालते हैं. लेकिन हमारे कोर्सेज की खास बात क्या है कि हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन कोर्स निकालते हैं जहां पे आपके कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हम वो कंटेंट लेके आ रहे हैं बदलते यूपीएससी पैटर्न के साथ. सो यू माइट से दैट स्टैटिक मेरा कवर्ड है बट करंट अफेयर्स में विजन में से कर लूंगा, बट नहीं, स्टैटिक आपका कवर्ड नहीं है, क्योंकि स्टैटिक को करंट के साथ इंटरलिंक कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, या फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, या इन्वायरमेंट है, या फॉर दैट मैटर साइंस है. चलो मेरा तो काम ही बहुत आसान है कि मेरा तो है ही करंट सारा, लेकिन अब ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है स्टैटिक और करंट के बीच में. तो आप कह सकते हो कि नोट्स पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, स्टैटिक मैं खुद कर लूंगा, करंट के लिए मैं यहाँ पे मैगजीन पढ़ लूंगा. ऐसा नहीं होता है, पैटर्न हैज चेंज. जो मैंने 5-6 किताबों की आपको मैंने बात करी है, ये मत सोचना कि वो 5-6 किताबें पढ़ के आपका प्रीलिम्स निकलेगा, वो होगी बात पुरानी, पर वो 5-6 किताबें पढ़नी एब्सोल्युटली नेसेसरी है. सो फॉर दैट रीजन वी हैव कम आउट विद दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को सॉल्व करने के लिए दैट वन स्टॉप सोल्यूशन संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जहां पे इंटेंस मेंटल वर्कआउट आपका 3 घंटे का डेली हो रहा है विद द रिस्पेक्टेड टीचर, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट के. और ये कोई 1 महीने में हमने काम खत्म करके नहीं करना है, ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कि अक्टूबर 30 से शुरू हो चुका है और ये खत्म होने वाला है अप्रैल 30 को. तो अब सोचो कि अगर आप इस ऐसे कोर्स का पार्ट हो जहां पे आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस या रिकॉर्डेड कंटेंट या मैगजीन नहीं, बट प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तरीके से 3 घंटे एवरी डे 6 महीने क्लास लगाने को मिल रही है, उससे फायदा पता है क्या है? उससे जो अभी आपके जो डाउट्स आ रहे थे ना कि अभी नवंबर है, दिसंबर है, ऑप्शनल पढ़ो, ऐसे करो, एथिक्स करो, उसमें ना साथ के साथ आप एटलीस्ट जनवरी एंड तक अपने मेंस कंपोनेंट को भी टाइम दे सकते हो. 3 घंटे दिन में आप यहाँ पे श्योरिटी हम पे डाल सकते हो कि हमारी क्लासेस डेली लाइव हो रही है. एब्सोल्युटली सर. मुझे लगता है कि अभी भी अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इनकी सेपरेट प्रिपरेशन है स्टैटिक और करंट की, तो मुझे लगता है कि रीअलाइनमेंट जरूरी है सर, Right. बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये थॉट ही बदलना है Right. कि देयर इज नो सच प्रिपरेशन कि आपने करंट अलग पढ़ लिया, स्टैटिक में अलग पढ़ लूंगा. Right. देयर हैज टू बी अ होलिस्टिक प्रिपरेशन. Right. एक संजीवनी बूटी होनी जरूरी है सर, मुझे बिल्कुल. लगता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मतलब जैसे मुझे लगता है धर्मेंद्र सर कहते हैं कि पढ़ाई की कोर्सेज की बात करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स पीपल डायरेक्शन. जी. तो मुझे लगता है सर कि आई वुड हाईली रेकमेंड, और मैं हमेशा रेकमेंड भी करती हूँ, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. मैम पॉपुलर डिमांड पे मैम रिपीटेड हुए क्वेश्चंस, मतलब
एब्सोल्युटली अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, बट एक्चुअल में आप वीडियोस जाके देखिए, आप एस्पिरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स को पढ़ें। एक्चुअल में अब मेरे को वैसे कहते, क्योंकि एक टाइम पे हम भी हंसते थे जब इंस्टीट्यूट्स कहते थे कि हमारा कराया सब कुछ आया, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जितनी Absolutely. रिसर्च कंटेंट में हमारी हुई है, जितना कॉम्प्रिहेंसिवली स्पेसिफिकली मैं अगर एनवायरनमेंट साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करूं, ये गेम चेंजर है। ये ना न्यूजीलैंड Absolutely. और साउथ अफ्रीका जैसे हैं जो कि ना सेमीफाइनल में काम खराब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी कंपैरेटिवली प्रेडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चन आपको आईआर में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में मिल जाएंगे, हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, इकोनॉमी में भी चलो पता होगा। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपका कट ऑफ डिसाइड करने में ये दो सब्जेक्ट काम आते हैं। एब्सोल्युटली सर। धर्मेंद्र सर, रादर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा हिट रेट सर आपका प्रीलिम्स में रहता है कि 10 सवाल पिछली बार साइंस के आए थे, 7 आपने कोर्स में कवर किए हुए थे, राइट? सो आपका एक्सपीरियंस भी प्री के साथ बहुत अच्छा रहा है कि आपके जब आप भी लिखते थे आपके मार्क्स कट ऑफ से वे हाई रहे। तो सर यहाँ पे सर एक मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बात करना चाहूंगी। ए, पीवाईक्यूज का कितना रेलेवेंस है? बी, जो पीवाईक्यूज के अलावा हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं किस तरह से उन पे जो है हमें काम करना चाहिए? पीवाईक्यू की अगर जब बात करते तो वो जब हम पढ़ते हैं वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं किस नंबर की बस में बैठना है, और जो प्री टेस्ट सीरीज है वो ये बताती है कि कैसे बैठना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीवाईक्यू, जैसे हम पढ़ते हैं, आप कुछ नहीं करना, आपको आंसर नहीं देखना, कुछ नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पेपर भी पढ़ोगे तो आपको एक सेंस आएगी कि यार यूपीएससी चाहता क्या है। उसका बेनिफिट क्या है कि आपके माइंड में ना एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है। जब आप अपना सिलेबस पढ़ोगे और उसके बाद अपने नोट्स पढ़ोगे, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये तो ऐसे यूपीएससी पूछता ही नहीं है, तो मैंने ऐसे लिखी हुई है। एक तो वो सारा निकल जाता है बाहर। दूसरा, आपको जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर, क्योंकि जब आप नॉर्मली देखते हो कि आप घर में बैठे हैं तो आप ये अंदाज़ा ये लगा लो कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेशर होगा, थोड़े कम ही मार्क्स आएंगे। तो वो प्रेशर जज करने के लिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं कि भाई बाकी बच्चे भी दे रहे हैं। तो इसमें एक और बेनिफिट होता है कि जैसे मान लो हमने कोई एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे आपका रैंक आता है कि कितना आपका रैंक है, क्या है, तो आपको पता चलता है, आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा पुश देते हो कि भाई नहीं, मुझे वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे आप पुश करते हो तो आप अपनी कंफर्ट जोन को ब्रॉड करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको जो गलतियां करते हैं ना, उससे सीखते तभी हैं जब हमें वो पुश मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीवाईक्यू वो तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी ने वो जो क्वेश्चन फ्रेम किए उसके साथ ऐसी टेस्ट सीरीज जो उसके बहुत ज़्यादा मैच करती हो, वो आपको अटेम्प्ट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट वहीं से होगा, और जो आपको एक विजन है कैसे देखना है, वो पीवाईक्यू बहुत अच्छा देते हैं। एब्सोल्युटली सर। एंड एंड सर रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, बिल्कुल। जैसे एनवायरनमेंट में तो बहुत बार हमने देखा है हर कि एक बुद्धा के ऊपर भी रिपीट क्वेश्चन हुआ था। एब्सोल्युटली एक वो जो प्लांट अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन 2003 हमारे 13 और जैसे उसके बाद सेंट्रल दोबारा आया। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हाँ। पे एक सेपरेट क्वेश्चन था, फिर वो स्टेटमेंट वो हो गए, एनजी, है हाँ, नेशनल ना? गंगा। तो क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, तो डायरेक्ट भी रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडेड राधा मैम, हमारे YouTube चैनल पे लास्ट ईयर हमने पीवाईक्यू की पूरी सीरीज की है। सो इफ यू वांट टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके जो है प्रीलिम्स का मैराथन सेशन देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का वहाँ सेशन अवेलेबल है। 2011 से लेके जो है बहुत ज्यादा सवाल डिस्कस्ड है, तो प्लीज आप उन्हें जाके देखिए, थोड़ी आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। पर यहाँ पे सर जैसे मुझे पर्सनली चीज लगती है दैट आई वांट टू ऐड अबाउट एनी टेस्ट सीरीज, सर मुझे लगता है ना सभी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता है पैटर्न चेंज हुआ है, किसी को नहीं पता। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग देयर हार्ड वर्क, है ना? पर सर यहाँ पे जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट सीरीज अच्छा बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट बच्चे को समझाना ना सर, वो भी हमारे हाथ में है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि हम वही रैंडम टेस्टिंग करते रह जाते हैं कि टेस्ट आया, टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, चलो अगला टेस्ट दे दिया, फिर मार्क्स अच्छे आए, नहीं आए, इट्स ओके। कि बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि यू हैव टू एनालाइज द टेस्ट। और सर द बेस्ट पार्ट बीइंग ना कि मेंटर्स जो है बहुत, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना टचवुड की, हमारे बहुत ही जो है कोऑपरेटिव है इन दैट वे कि आपको टेस्ट एनालाइज करके बताएंगे। यू सिट विद देम, यू टॉक टू देम एंड दे विल टेल यू कि ये सेक्शंस
सही नहीं है आपके, और आप जो है अगली बार इस पे काम कीजिए। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं की कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में ना मेरा ओशनोग्राफी वाला पार्ट वीक है, आपको ए मेंटर का ये बताना जरूरी है, बी यू हैव टू सी अगर आपने अगले ज्योग्राफी के टेस्ट में इंप्रूव किया है, सो यू हैव टू सी दैट इफ यू आर इंप्रूविंग और नॉट। तो मुझे लगता है सर ये चीज ना मुझे पर्सनली लगता है कि कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, दैट इज 1:1 मेंटरशिप। तो जरूर मुझे लगता है कि एनालाइज जरूर करें वॉट एवर यू डूइंग, है ना, यू डूइंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स, विद एनी इंस्टीट्यूशन, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ अ कोर्स जहां पे मेंटरशिप आपको जरूर दी जा रही है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि क्या गलतियां हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगली बार आपके साथ बैठ के देखा जा रहा है कि इफ यू हैव मेड योरसेल्फ बेटर इन दैट सेक्शन और नॉट। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, क्विकली यहाँ पे जो मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, आज भी हमने देखा कि जो है एक स्पेसिफिक स्टेट एग्जाम की डेट भी आई है, रिसेंटली जो है हरियाणा की जो है नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो यहाँ पे समृद्धि मैम, हाउ वुड यू सजेस्ट, मतलब जैसे मुझे लगता है पर्सनली कि एक जो मैं मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि कई बार हमें लगता है कि अरे स्टेट का तो पेपर का लेवल ज्यादा है ही नहीं, है ना, और यूं ही क्लियर हो जाएगा, क्या एक्चुअली में उसका लेवल इतना कम है? मतलब आई जस्ट वांट टू नो, एंड आल्सो द स्टूडेंट्स मस्ट नो। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नॉट ओनली स्टेट्स बट यूपीएससी या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो मैम बेसिकली इट इज़ अ गेम ऑफ बैलेंस। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वही जैसे कुबेर सर ने भी बोला आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, तो ये सिर्फ यूपीएससी में भी नहीं स्टेट्स में भी रहता है। क्योंकि एक सिनारियो अगर हम और ऐड करें, उसके अंदर बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी भी दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली स्टेट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर आपको एक जेनरिक चीज़ जो है वो यूपीएससी के लिए तो प्रिपेयर करनी ही है, बट एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पे जो प्ले करता है रोल, दैट इज हमारा जो स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट रहता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम पेपर हम देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक से ही पूछा जाता है, और इतनी डिटेल जो है जनरली हम यूपीएससी में उस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो अभी भी रिसेंटली जो मैंने वीडियो की थी, मैं बच्चों को ये भी बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर, आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स है ना, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि स्टेट्स में यूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यूपी की जैसे टूरिज्म की कोई साइट है, उस पर कोई नई चीज़ है तो वो अब रिपीटेडली अपडेट होती रहती है, तो स्ट्रेट अवे वहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है। जैसे हम सोर्सेज की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली देखेंगे आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि पेपर में भी आपसे पूछी गई है। बिहार के केस में भी जब हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी तो ऐसा ही सेम चीज़ हुआ था। दूसरी चीज़ मैंने अब ये भी रिपीटेडली मैं बताती रहती हूँ बच्चों को कि न्यूज़पेपर्स में भी जो अभी करंटली हमारे पास ई वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर्स है, उसमें रिपीटेडली अगेन क्या होता है कि एक दिन की 15 से 20 न्यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जो पेपर के लिए यूज होती है। अब इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी का भी वर्जन हमारे पास आने लग गया है, उसमें आंसर राइटिंग भी होती है, तो एक आइडिया आपको मिल जाता है कि अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे। सो अब सीसैट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब के केस में हम देखते हैं तो सीसैट के मार्क्स भी जुड़ते हैं प्रीलिम्स के लिए। सो अब वहाँ पे अगर आप क्वालिफाइंग इन नेचर आप लेकर चलते हो सीसैट को, तो उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्वालिफाइंग भी, क्योंकि आप पेपर अगर क्लियर कर ही नहीं रहे हो सीसैट का तो आपका प्रीलिम्स ओवरऑल ही क्लियर नहीं हो रहा। तो देयर इज अ रीजन जीएस को पेपर 1 कंसिडर करते हैं प्रीलिम्स में, एंड आफ्टर दैट जो हमारा सीसैट वाला जो पेपर है वो जीएस 1 होता है, और उसके बाद हमारा जो जीएस का पेपर होता है उसको हम जीएस 2 लेबल करते हैं, क्योंकि वो क्लियर होगा उसके बाद पेपर आपका प्रीलिम्स का चेक होता है। सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन स्टेट्स एज वेल। तो सर मैम जैसे हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक वी हैव आयुष सर हियर, और मुझे लगता है कि सर अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। दोज ऑफ यू डोंट नो, तो सर की जो है रैंक बहुत बढ़िया थी पीसीएस में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी व्हाई ही कुडंट जॉइन। बट सर जैसे आपने कोई, जैसे हम कई बार इस बारे में बात करते हैं कि आपने कोई मेजर सेपरेट प्रिपरेशन तो नहीं की थी, आपने बस जो एडिशनल कंपोनेंट्स हैं उन पर पढ़ाई की थी, राइट? सो अगर आप स्टूडेंट्स को बताएं, बिकॉज अब जैसे अब बाकी स्टेट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी का एग्जाम आ रहा है, हरियाणा का एग्जाम आ रहा है, यूपीएससी से पहले आ रहा है। हाँ रादर बिल्कुल, हरियाणा का तो उससे भी पहले आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि अगर एक बच्चा जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो स्टेट के लिए भी करना चाहे, तो सर क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, गिवन द फैक्ट दैट अब सिलेबस विद अ लॉट ऑफ स्टेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है यूपीएससी के? तो व्हाट वुड यू सजेस्ट सर? देखिए, जितने भी स्टेट्स हैं, पहली बात तो ये जानना होगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कौन से स्टेट के एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप सारे एग्जाम्स दे देते हैं तो सब सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं। राजस्थान इज डिफरेंट फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा इज डिफरेंट फ्रॉम यूपी, यूपी इज डिफरेंट फ्रॉम पंजाब।
तो उनका जो पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हम भी ये समझते हैं, दैट इज़ वाई सेपरेट हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो सेपरेट है। ऐसा नहीं कि ऑल स्टेट्स के लिए की कोर्स बना दिया या ऑल स्टेट्स के लिए की तैयारी कर ली। सेकेंडली, जब आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि आपने स्टेट्स का एग्जाम देना है और आप बहुत सारे स्टेट्स के अब आने वाला है कि बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इलेक्शन ईयर है, 2024 है इलेक्शन ईयर, तो बहुत सारे स्टेट्स में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, 2 स्टेट्स में तो डेट्स भी आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से स्टेट का एग्जाम देना है। अब इसमें आपने ओवरलैप वाला परसेंटेज देख लेना है। तो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है, जैसे पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो 80-85% ओवरलैप। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 80 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर जीएस में, जो आपका यूपीएससी का करंट अफेयर्स होता है, यूपीएससी का कंटेंट होता है, उसमें से आ जाते हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके पंजाब में से आते हैं, 10 से ज्यादा तो नहीं आते हैं। सेकेंडली, हर एक पेपर में सीसैट इज डिफरेंट। तो जैसे अगर पंजाब की बात करता हूं तो सीसैट के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, दैट मीन सीसैट इज डबल प्रिपरेशन। एक तो यूपीएससी की वजह से आपको प्रिपेयर करना है और अपने स्टेट के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज कि ओवरलैप वाला पार्ट आपका मदद करेगा। मुझे लगता है कि जो लोग स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है बताता हूँ। उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को मेंस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले, तो जो और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी पहले। तो मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो जाता है आपके स्टेट का, उसके बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हो, तो उस अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स से, मेन से पहले आप स्टेट वाला दे सकते हो, ऐसा भी होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की हो, चाहे वो मॉक टेस्ट देने की हो, वो आपके दूसरे एग्जाम में भी मदद करेगी। हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आपके जिस एग्जाम में आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट है, और उसको आपने परसेंटेज वाइज डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो दोनों के लिए साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं क्या कहता हूँ कि जैसे जैसे आपका स्टेट का एग्जाम करीब आता जाएगा, आप परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू स्टेट बढ़ा सकते हो। जैसे राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, तो मैंने उनको कहा कि जब आपका पेपर होगा उससे 1.5 महीना पहले आप राजस्थान स्पेसिफिक स्टार्ट कर देना, बाकी आपका यूपीएससी के हिसाब से जो बेस है वो बना हुआ है। क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा याद करनी पड़ती है ना, कि इतने नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं राजस्थान में, तो वो नंबर्स दे देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो जितना करीब आप प्रीलिम से पहले करोगे उतना बेहतर है। 1 साल पहले याद करके रख लोगे, वो पेपर से पहले भूल जाएगा। तो इस तरीके से प्लान करेंगे, हो जाए होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैंने खुद भी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब पीसीएस में मेरा रैंक आ गया था 38 वो, और मैंने पंजाब पीसीएस के लिए 45 डेज से ऊपर प्रिपरेशन नहीं की थी अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। लेकिन पंजाब स्पेसिफिक उसमें कम आता है। यूपी में, हरियाणा में आप देख रहे होंगे ऑप्शनल जो है यूपी में हटा दिया गया है और उसकी जगह यूपी का स्पेसिफिक आएगा। तो वो हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट आपने प्लान बनाना है। तो समृद्धि मैम, आज रादर हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो भी प्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पर यूपी स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, हरियाणा स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं। तो आज ही हमने बात की कि कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है बहुत ही लो कॉस्ट सोल्यूशन अगर हम लेके आ सकें। तो समृद्धि मैम, व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर दैट, अगर आप बेसिक कुछ बता दें। सो अभी मोस्ट केस में हम ये बता सकते हैं कि फाइनल स्टेजेस पे ये पहुंच चुका है कि पर्टिकुलरली क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हमें पता है हरियाणा की आ गई है, इवन यूपी का एग्जाम इज क्लोज। सो उस केस के लिए हमें कुछ ऐसे बच्चे जो चाह रहे थे कि स्टेट स्पेसिफिक ही तैयारी करनी है, स्टेट्स का ही कॉम्पोनेंट हमें नहीं पता, स्पेसिफिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो वी आर प्लानिंग कि हम एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट लेकर आए जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिले फॉर पर्टिकुलरली दैट स्टेट। एब्सोल्युटली। सो इस चीज के लिए अब फाइनल एक या 2 दिन में भी अपडेट दूं कि मान लीजिए आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू लीव माय प्रेप फॉर प्रीलिम्स, पर मैं हरियाणा यूपी सबका पेपर देना चाहता या चाहती हूँ, तो प्लीज जो है आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वील ट्राई टू गेट यू कंपाइलेशंस एज सून एज वी कैन, सो दैट आपका वो प्रेप भी साथ में होता रहे। मनमीत मैम, यहाँ पे ना जैसे मुझे एक कंसर्न लग रहा है स्टूडेंट्स का, मैं आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस दिस। बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है, दैट्स समथिंग कि मान लीजिए रिटेंशन में जैसे हिस्ट्री में होता है कि बहुत सारी टर्म्स है याद नहीं होती है ना, और एनवायरमेंट में भी मैम सडनली डेटा इतना बढ़ जाता है, या मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टर्म्स आ जाती है नहीं याद रहती। तो मैम ये जो रिटेंशन का प्रॉब्लम है, रट्टे का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें? मतलब हाउ डू आई मेक माई स्टडीज मोर एफिशिएंट कैटेगोरिकली इन दोज केसेस जहाँ पे मुझे टर्म्स याद करनी है। ओके, देखिए सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है।
बट जैसे ना अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे इतनी तो स्पीशीज़ ही हैं, है ना? तो अब जैसे अगर स्पीशीज़ आ गई, फिर उसके ऊपर इतनी बॉडीज़ हैं, अब वो बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर या कोई और, सिमिलरली स्पीशीज़ का IUCN स्टेटस क्या है ना? तो अब इनमें ना आपको डेटा को स्ट्रीमलाइन करना है, पहली चीज़, दैट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप। जैसे अगर आप बॉडीज़ की बात करें, आप टेबल बना लें, राइट? अगर आप स्पीशीज़ की बात करें, आप कुछ लिंकेजेस बना लें कि अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वनरेबल स्पीशीज़ है तो वो शेड्यूल 1 में ही आएंगी, है ना? सम सॉर्ट ऑफ लिंकेज दैट यू कैन आइदर फॉर्मुलेट योरसेल्फ, या फिर अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के पास जाते हैं तो वो आपको वो बनी बनाई दे देते हैं, ये चीज़ है। बट द आइडिया इज टू स्ट्रीमलाइन द डेटा, ठीक है? ऐसा नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है कि आपको ना बहुत कुछ याद करना है, आप कोई प्रोडिगल चाइल्ड तो नहीं बना रहा यूपीएससी, सारा डेटा तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आई थिंक वो सिर्फ आपकी डेटा मैनेजमेंट स्किल्स को शायद टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप कितना लिंकेजेस बना पाते हो, कितना डेटा को स्ट्रीमलाइन कर पाते हो। तो पहली चीज़ वो है, और उसके बाद रिविजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपका दिमाग भी खुलता है, उतनी आप और ज़्यादा लिंकेजेस भी बना पाते हो। तो आई थिंक मैम इट बॉइल्स डाउन टू दीज टू थिंग्स। ऑल्सो मैम, जो आयुष सर का पॉइंट था कि सही समय पे रिवीजन करना भी हाँ, जरूरी है वही ना? कि मान लीजिए आपको अभी से प्रॉब्लम है कि मैंने पहली बार क्लास लगाई और मुझे याद नहीं हो रहा, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उतना नंबर ऑफ टाइम रिविजन देना बाकी पड़ेगा। है हाँ। और अदर। And if I could add to this, it is very important to understand कि क्या रटना है और क्या नहीं। एब्सोल्युटली। तो अगर आपने PYQ नहीं देखे हैं और आप चीजें रट रहे हो, तो हो सकता है कि आप गलत चीज पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ हिस्ट्री की बात चल रही है कि हिस्ट्री टफ लग रही है, तो हिस्ट्री के PYQ अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि 7-8 चीजें हैं जो हर साल पूछता है। क्या? लोकेशंस, कि हिस्ट्री में जितनी भी लोकेशंस आपने पढ़ी हैं वो कहाँ पे है, मैप में दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो। सेकेंडली टर्म्स, जो भी आप टर्म्स पढ़ते हो एंशिएंट और मिडिवल में, उसका टेबल बनाना है, आप ही बनाएंगे। आप बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, सोर्सेज से पढ़ के बनाएंगे तो ज्यादा याद रहेगा। कोई और बताएगा तो आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की थी, कौन सा न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, तो ये जो 7-8 चीजें हैं, ये 7-8 चीजें आपको आइडेंटिफाई तब होंगी जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना कि हम स्पेसिफिक डेट याद करने लग जाते हैं कि 1748 में फर्स्ट बैटल हुआ था, फिर ये 1757 में हुआ था, ऐसे नहीं पूछता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है वो चीजों का। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रहे, दैट इज एनफ, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डेट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किसका आपने रट्टा मारना है, मतलब याद करना है। क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें बेकार की याद करने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे प्रीलिम्स के पेपर में जो आप चाहे जितना मर्जी याद करके चले जाओ, वहां पे रिकॉल नहीं होगा। बट दीज आर नॉट द क्वेश्चन दैट डिसाइड कि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो या नहीं करते हो। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बस कंफ्यूज कर देंगे और आपका दूसरा वाला क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखनी। मैं यहाँ पे ना 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो स्टेट्स और यूपीएससी दोनों की बात कर रहे हैं, लाइक राधिका, गुरजीत, रविंदर एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट नंदिनी। 3 बातें बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन पिछले कुछ 1 साल में जो मौका मेरे को मिला सिलेक्टेड बच्चों के साथ बात करने का। नाउ आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल जिन्होंने अपना स्टेट सिविल सर्विसेज निकाला है, यूपीएससी भी निकाला है। देखो, एक बात तो ये है कि ये स्टेट के एग्ज़ाम्स बहुत इरेगुलर होते हैं। 2 साल के बाद होंगे, 3 साल के बाद होंगे, कई कई जगहों पे साल के बाद होते हैं। सरकारों का पता नहीं होता, इलेक्शंस का पता नहीं होता कब होने कब नहीं होने। जब मौका आता है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक और ट्रेंड देखा है कि जो बच्चों ने निकाला है वो यकीन मान के चलिए 25-26 साल के ही हैं, विच इज़ अ वेरी यंग एज फॉर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन आर टाइम्स 29, 30, 31 had become the new normal. अब ये देखने को आ रहा है कि यंग बच्चास 24-25-year-old students are cracking state civil services also, and thirdly उन्होंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा होता है। ये ट्रेंड ना आज से 40 साल पहले देखने को मिलता था। अगर आप किसी पुराने सिविल सर्वेंट से बात करेंगे ना, तभी भी ऐसा होता था कि वो स्टेट भी निकालते थे और यूपीएससी के मेंस लिखा होता था जब तक उनका स्टेट का रिजल्ट आता था। क्योंकि एक बात को आप अंडरस्टैंड करो कि जो बच्चा यूपीएससी का मेंस लिख के आ रहा है वो स्टेट पीसीएस का भी क्रैक कर रहा है, सो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि आपको इन आइसोलेशन स्टेट्स का पढ़ना है और इन आइसोलेशन यूपीएससी का पढ़ना है, तो आप गलत फहमी में हैं।
एक गलत फहमी में है और उससे बाहर निकलिए। पढ़ना आपको केवल यूपीएससी का है। हाँ, अगर आप पूछते कि आप बैंक पीओ या आरआरबी या आरबीआई का कोई पेपर दे रहे हैं, फिर हम आपको कहते हैं कि मैथ्स को थोड़ा स्ट्रांग करो, तो और बात है। लेकिन अगर आपने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का ही फोकस करना है, तो योर प्रिपरेशन इज ओनली फॉर यूपीएससी। और एक और आप चीज देखें कि इंटरेस्टिंगली और इंक्रीजिंगली स्टेट्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यूपीएससी से भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के और कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं। सो डोंट थिंक एक स्पेक्ट्रम पढ़ के मैं, स्पेक्ट्रम पढ़ना तो बेयर मिनिमम है, बट डोंट थिंक कि ल्यूसेंट या स्पेक्ट्रम पढ़ के मैं अपना स्टेट पीसीएस निकाल दूंगा। तो वन मोर थिंग विच आई वुड जस्ट वांट टू कंक्लूड इज दैट एक घर बनाना एक प्रोसेस होता है। अब मजदूर घर बनाते हैं, है ना, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बहुत सारी और चीजें चाहिए। अब अगर आप बोलो कि मैं एक खाली प्लॉट पे सिर्फ एक सोफा, एक फ्रिज, एक एसी और टीवी रख दूंगा तो घर बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता। उसी तरह से कंटेंट भी ना बहुत सारा बिखरा हुआ है। कंटेंट फ्री में और सस्ते दामों में बहुत सारे अकेडमीज बेच रहे हैं। क्या उनमें मेंटरशिप है? क्या उनमें वो मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या उनमें वो इस डेडिकेशन के साथ डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं? क्या वहां पे आपके साथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों डिस्कस किए जा रहे हैं? या केवल जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज टीचर्स होते हैं, केवल उनके ही नाम पे वो अपनी दुकान चला रहे हैं? ये बात को थोड़ा आप गौर करें और इसको नजरअंदाज नहीं करना, इसको मद्देनजर रखते आप अपना फैसला करें। एब्सोल्युटली सर। मैम जैसे अभी हम कोर्सेज की ही बात कर रहे हैं, तो आई थिंक बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि उनकी क्या इश्यूज हैं। जैसे आयुष सर, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी एज ए स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स को लग रहा है ये तो बहुत क्रिटिकल स्टेज है। जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, अभी क्या पढ़े, तो अभी से जैसे एक कंसर्न पूछा है किसी ने कि क्या इस क्रिटिकल स्टेज पे ऑप्शनल या एथिक्स को पढ़ें या वेट करें, दिसंबर तक पढ़ें और जान से प्री की प्रिपरेशन करें। सो व्हाट शुड दे डू? देखिए, ये ऐसा टाइम है कि मिडल टाइम आ रहा है कि जिसमें पता नहीं लग रहा है कि प्रीलिम स्टार्ट करें या मेंस कंटिन्यू करें, कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल किस लेवल तक पहुंचा है। मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ स्ट्रेटेजाइज करते हुए, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका 70% के आसपास ऑप्शनल हो गया है दिसंबर एंड तक, तो दैट इज़ ओके, क्योंकि वो मैनेज हो जाएगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग खासतौर पे जिन लोगों ने पहले प्रीलिम्स दिया हुआ है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो मेंस आंसर राइटिंग ना छोड़े जनवरी एंड तक। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, प्रीलिम्स के बाद जेन्युइनली टाइम नहीं है आपके पास कि आप कुछ नया टॉपिक जो है पढ़ें, नई चीज़ें पढ़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, वो टाइम नहीं रहेगा। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको टेस्ट के फॉर्म में फिर करनी पड़ेगी कि 3-3 घंटे के टेस्ट लिख रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चन पूरे कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो मेंस आंसर राइटिंग को कंटिन्यू करें, जो भी यूट्यूब से करते हैं, जैसे हमारे इनिशिएटिव हैं वो उससे करना चाहते हैं, 48 डेज से करना चाहते हैं, जो भी इनिशिएटिव आप करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी एंड तक मेंस, जीएस मेंस आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखें। अगेन एथिक्स, मतलब जैसे अगर हम इफ वी से रैंकिंग ऑर्डर की कैसे हमने हटाना है टॉपिक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल आप यू कैन फोरगो बाय मिड ऑफ दिसंबर। फिर जितना होता है, ऑप्शनल को भूल सकते हो, दिसंबर मिड तक चलाना है चला सकते हो, बट आफ्टर दिसंबर ऑप्शनल को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे प्रीलिम्स की जो इस वक्त लेवल चल रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा सस्टेन्ड प्रिपरेशन और ज्यादा चाहिए होगा। मेंस आंसर राइटिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो, एक दो आंसर हर रोज के लिखने, ये जनवरी एंड तक करें। और जनवरी के बाद से कंप्लीटली प्रीलिम्स का जो है आप अपना रिवीजन साइकिल बनाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो संभव क्रैश कोर्स है ना, उसमें हम नो नॉनसेंस 3 घंटे का जो कंटेंट है वो देते हैं ना, तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है। और अभी हमारे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उसकी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेयर फॉर मेंस एज वेल। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने उस चीज में। मैम जैसे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे मैम जैसे अभी भी हम देखेंगे कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़े। तो मुझे लगता है जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये था कि चेंज द स्ट्रैटेजी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेपरेट प्रिपरेशन, राइट? एनीबडी हु सेइंग स्टैटिक अलग पढ़ लीजिए, करंट अलग पढ़ लीजिए, दोज डेज आर गॉन, राइट? आई थिंक मैम जब हमने संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात की थी, हमने यही बात की थी, लेट्स गेट दैट वन कोर्स दैट गेट्स योर जॉब डन। कि अगर आपको इस समय पे आके भी मल्टीपल चीजों को रेफर करना पड़ रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट
is not making a strategy efficient. तो मनीतम, if you could just tell them, जैसे environment एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ current affairs बहुत ज्यादा है और आपका ऐसा मॉड्यूल होता है जहाँ पे कोर करंट सब कुछ आप कराती है, तो आप किन बातों का ध्यान रखती हैं? एग्जैक्टली मैम, मुझे भी ये लगता है कि जैसे आई डोंट नो फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स गेट दिस आइडिया कि करंट अफेयर्स हैज़ टू बी अ सेपरेट थिंग. जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम बायोफ्यूल्स पढ़ेंगे अपने बैच में, तो अब बायोफ्यूल आप पहले पढ़ोगे उसका व्हाट इज़ अ बायोफ्यूल, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एवरीथिंग, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जो भी आपने पढ़ना है आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे. उसके बाद आप करंट अफेयर्स, जो हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जिसकी इतनी बात हो रही है, हर रोज न्यूज़ में आता है, उसी के साथ तो एसोसिएटेड है. अब ऐसा थोड़ी होगा बायोफ्यूल अलग से पढ़ेंगे और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अलग से पढ़ेंगे, उसका क्या फायदा? तो हमारे क्रैश कोर्स में हम यही कोशिश करते हैं कि इट हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड थिंग. याद भी ऐसे ही रहेगा. अगर आप सेग्रीगेटेड पढ़ रहे हैं याद भी नहीं रहेगा. सो आई डोंट नो मैम, जो आप कह रहे हो, अगर आपने एक बार स्टैटिक पढ़ा हुआ है, मतलब यू हैव डन द सिलेबस वंस, सपोज आपने प्रीलिम्स लास्ट ईयर दिया था और आप अभी फिर प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो मे बी आप अपडेशंस को देख सकते हैं. बट इफ यू वांट अ होलिस्टिक प्रिपरेशन, देन दिस इज द होलिस्टिक. एब्सोल्युटली मैम, मतलब मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली आइसलैंड के वोल्केनोज सो मच न्यूज़ है ना, एग्जैक्टली रीलोकेशन हो रही है. तो अगर मैम हम ये पढ़ रहे हैं, हमें प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़नी पड़ेगी. वी हैव टू टॉक अबाउट द मिड ओशियानिक. एग्जैक्टली. तो ना देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन. इफ दैट इज गोइंग ऑन इन योर हेड, तो आपको प्रिपरेशन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ना मुझे लगता है मैम अ लॉट ऑफ टाइम्स ना हमें रियलिटीज बताई ही नहीं जाती. आई थिंक दैट वाज आल्सो द पर्पस ऑफ द सेशन. अगेन आई वुड लाइक टू ऐड द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ, सेइंग कि अगर आपने PYQ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी ऐसा नहीं क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कि ये पर्टिकुलर स्पोर्टिंग इवेंट का उद्घाटन किसने किया था, या ये जो है इस कल ही पिछले महीने जो है चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था. स्टेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता है. तो अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग न्यूज में है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको किसने डिजाइन किया है. क्वेश्चन विल रिलेटेड टू हिस्ट्री, क्वेश्चन विल रिलेटेड टू पॉलिटी. जैसे अब मैं कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं बहुत से अजीब से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इफ आईपीसी में से क्वेश्चन आता है, या इंडियन एविडेंस एक्ट में से क्वेश्चन आता है, या हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में से क्वेश्चन आता है, वो इसलिए नहीं आता है कि वो आपकी कोई पुरानी नॉलेज पूछना चाहते हैं. कोई ना कोई न्यूज होगी, उसको उन्होंने स्टैटिक से कनेक्ट किया है. ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% वो होगा, जानकारी होगी, लेकिन स्टैटिक की इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ आएगी, स्टैटिक डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप एक बारी PYQs देख लेंगे. यहाँ पे मैं स्टेट्स में भी ये चीज ऐड करूंगी. लाइक वी वर टॉकिंग JKPSC का पेपर इस बार हमने देखा, वो हम इनिशियली यही डिस्कस कर रहे थे कि पेपर हमें लग रहा है कि हम ऐसे लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं, फ्लैग कोड पे क्वेश्चन क्यों आ गया. तो ये सब इसीलिए था क्योंकि इट वाज रिसेंटली इन न्यूज. तो वहीं पे जो है अब स्टेट्स का भी अगर हम देखते हैं तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं रेगुलरली. सो हम स्टैटिक और करंट इकट्ठे ही पढ़ेंगे. एब्सोल्युटली. और ना स्टेट्स के लिए कुछ चीजें जो हमें स्पेसिफिक पढ़नी पड़ेंगी, है ना. मान लीजिए रिसेंटली जब हम CSAT का कोर्स भी डिजाइन कर रहे थे, तो हमने यही देखा कि जो हम यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर मैं वही चीज स्टेट में दे रही हूँ एंड आई एम नॉट एडिंग द एडिशनल कंटेंट, तो द कोर्स इज ऑफ नो यूज. बिकॉज अगर आप वो 20 ग्रामर के क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं, हिंदी ग्रामर के, तो वैसे भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है. तो मुझे लगता है मैम ये चीज बतानी जरूरी है कि अ रैंडम कोर्स कैन नॉट डू इट फॉर यू. हर चीज में स्पेशलाइज चीज जरूरी है. तभी आप देखेंगे कि हिमाचल का कोर्स अलग है, हरियाणा का कोर्स अलग है, यूपी का कोर्स अलग है. ऑलवेज प्रिपेयर एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम. जैसे सर ने कहा कि यूपीएससी में शायद आपसे ये ना पूछा जाए कि इनॉग्रेशन कैसे हो रही है, लेकिन अगर आप स्टेट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी इनॉग्रेशन है, तो वो चीज पढ़नी जरूरी है और वो कंटेंट में आपको मिलती भी है. एनी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन सर दैट आई एम मिसिंग एंड वी शुड आंसर, अगर आप देखें. Nothing more or less to आई थिंक सर यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ PSR के लिए हैं. तो मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते उनके भी सेशंस हैं और कैटेगोरिकली लाइव सेशंस हैं, जहां पे आपके जो है सवालों के जवाब दिए जाएंगे. एंड जस्ट टू लेट यू नो, दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर फॉर CSAT, आपको लग रहा है कैसे प्रिपेयर करें, हमारी 3 दिन की मास्टर क्लास चल रही है CSAT की, आज कल परसों. डिटेल्स के लिए जो है आप जरूर जो है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एंड आप उन 3 दिन की मास्टर क्लास को जरूर देखें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि CSAT पे भी उतना फोकस दिया जाए. आप देखेंगे हर साल ये गलती होती है कहीं ना कहीं कैटेगोरिकली फ्रॉम पीपल जो पहली बार लिख रहे हैं कि GS पे फोकस है, CSAT पे नहीं है. और जैसा जैसा ट्रेंड बदलता जा रहा है, मुझे लगता है CSAT इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और बाय द वे अभी अभी हमें एक क्विक अपडेट है कि अगर आप हमारे जो है किसी भी कॉर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है आप कूपन लिख सकते हैं। जितना डिले आप करेंगे उतना ही समय ना रिवीजन में लगता है। लाइक ऑलवेज से कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लेट्स से लुकिंग फॉर द वीडियोस, देन जॉटिंग इट डाउन कि कौन सा अच्छा वीडियो है, क्या ये रेलेवेंट है। तो कोचिंग का पर्पस यही है कि आपको स्ट्रीमलाइन चीजें बता दी जाए। तो मुझे लगता है दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन, और आपको भी लॉजिकल प्रोज एंड कॉन्स लेना बहुत जरूरी है। बट येस, आई थिंक वी हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मीनवाइल अगर किसी फैकल्टी के कुछ इनपुट्स हैं फॉर प्रीलिम्स तो प्लीज गो अहेड। एक जैसे जो आयुष सर ने बोला कि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप 11 से 1 या 1:30-2 बजे तक यू वुड बी अटेंडिंग अ लाइव क्लास। तो जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं दैट डे, अगर मैं कल की बात करूँ तो कल आपका फिर प्रीलिम्स इज सॉर्टेड इन अ वे एंड देन यू कैन स्पेयर द रेस्ट ऑफ द डे प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। आइदर आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं या जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं या एस्से प्रिपेयर कर रहे हैं। Even you can put in a few hours for CSAT. So that gives you that kind of a leeway. और आई थिंक ये टाइम है कि अगर आप इस साल पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू इग्नोर मेंस। मतलब मैं अगर आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूँ, अंटिल जनवरी एंड यू हैव टू फोकस ऑन मेंस। मतलब मेंस रेडी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना इतना मुश्किल है कि पता नहीं अगले साल हो या ना हो। तो इसलिए अगर आपको रैंक लेना है सो यू हैव टू प्रिपेयर प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर, एंड दिस इज द टाइम टू डू दैट। फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स यू कैन फोकस जस्ट ऑन प्रीलिम्स। तो उसी वजह से मुझे लगता है नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग और जॉइनिंग अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। लाइक दैट वुड बी माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे एक बात याद आई है जो कि मैं एंडिंग नोट पे कहना चाहता हूँ। कोई जोक नहीं है, कोई जोक नहीं है, बिकॉज जोक्स तो चलो हम बहुत मारते हैं। कभी आओगे चंडीगढ़ आप यहाँ पे तो आपको काफ़ी जोक सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक बात याद आई मनमीत मैम की इसी बात से कि जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ठहराव के साथ तैयारी करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत गति के साथ तैयारी करें। गति स्पीड आई मीन वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि ये जो आने वाले 6 महीने ना, इस 6 महीनों में हर एक इंस्टीट्यूट में मारामारी रहती है सेल करने की, कोर्सेज बेचने की, बिकॉज ये 6 महीनों में बच्चों का डर बहुत बढ़ता है। देखिए अगर हम इस कोर्स की बात करें, संभव क्रैश कोर्स की बात करें, इसी कोटेशन जो आपको मैंने बात कही है गति और ठहराव, उसको मद्देनजर रख के हमने ये कोर्स बनाया है, क्योंकि आपको संतुलन बनाना है। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि केवल दिन रात प्रीलिम्स की तैयारी करो, आपने मेंस का भी करना है, सीसैट भी करना है, आपने एससी भी करना है, लेकिन साथ के साथ आपने एक चीज आरंभ करनी है, शुरू करनी है। मतलब कुछ चीज आरंभ करने के लिए आपको महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने महान होना है तो आपको आरंभ शुरू करना बहुत जरूरी है। तो ये संतुलन आपकी जिंदगी में बना रहे, उसी लिए हम ये क्रैश कोर्स लेके आए हैं। और बाकी अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी पे जाके कभी सर्च करेंगे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे, काफी टेस्टिमोनियल्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। So I think that sums it all up. Thank you so much all Thank of you you. so much. और कोई भी क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे सेशंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कोई स्पेसिफिक डिमांड्स हो सेशन के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, प्लीज फील फ्री टू मेल अस। अगर आपने कोई बैड जोक्स सुनने का सेशन करवाना तो वो भी हम करवा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इससे बेटर तो हम पढ़ लें कुबेर सर की जोक सुनने से बेटर, तो वो सेशन मोटिवेशन। थैंक यू सो मच कुबेर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।